नमस्कार, मैं संतोष चौधरी एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में आज अपन फिर 10th क्लास पे चर्चा कर रहे हैं। 10th क्लास अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन बात करते हैं अपना तीसरा चैप्टर, जो कि है कवि है सेनापति, और सेनापति ने ऋतु का वर्णन अपना ये चैप्टर है जिसमें 4 पद है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देती हूँ कि सेनापति प्रकृति प्रेमी कवि है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति की इतना सारा चित्रण किया है और उसमें सूक्ष्म और सुंदरता का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। तो सबसे पहले अपन सेनापति का परिचय देखेंगे, जैसे कि रोज का अपन का काम है। सर्वप्रथम अपन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद अपना चैप्टर का सार या उसका अर्थ करेंगे। तो देखिए, सेनापति का जन्म संवत 1616 में हुआ था और इनका जन्म स्थान है अनूप शहर। वैसे ज़्यादा जानकारी इनके बारे में किसी को ज्ञात नहीं है। इनके पिता का नाम गंगाधर है और ये दीक्षित परिवार से है। दीक्षित ब्राह्मण थे जिनमें इनका जन्म हुआ था अनूप शहर में। इनके गुरु का, ये पिता का नाम गंगाधर है और इनके पितामह, उनका नाम था परशुराम दीक्षित। यहाँ पितामह उनके ताऊजी की बात हो रही है। फिर इन्होंने अपने विद्या का आरंभ, या इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित से इन्होंने अपनी विद्या ली थी, ग्रहण की थी। इनकी भाषा है ब्रज भाषा। सेनापति की 2 रचनाएं हैं। पहली रचना है काव्य कल्पद्रुम और दूसरी है कवित रत्नाकर। सेनापति ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी है और ये ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ये प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में एक तो भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण मिलता है इनकी रचनाओं में। फिर देखिए, ये रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनके बारे में 1-2 जानकारियां मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रकृति प्रेमी कवि थे और इनकी मृत्यु के बारे में, इनकी माता का नाम या इनका जीवन और क्या था उसके बारे में इतना हमें ये ज्ञात नहीं है। जितनी जानकारी अपन को मिली उतना अपन लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक में थोड़ा कुछ और दिया हुआ है डिटेल में, तो विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और इनका परिचय याद करेंगे। ऐसे अपन ने पहले 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, उन दोनों का परिचय अपन ठीक प्रकार से याद करेंगे। अब सेनापति का मैंने आपको बताया, इनका जन्म संवत 1616 में हुआ है। स्थान अनूप शहर है। पिता का नाम गंगाधर दीक्षित है और इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित है। फिर इनके गुरु का नाम मैंने आपको बता दिया, हीरामणि दीक्षित। और इनका जन्म दीक्षित क्या है, ब्राह्मण परिवार में हुआ है। फिर देखिए, इनकी भाषा, इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी है। इनकी 2 रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर, और ये रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने चैप्टर की। तो अपने पाठ में इनका ये ऋतु वर्णन है। इसमें इन्होंने ऋतु का वर्णन किया है। 4 पद दिए। पहले पद में बसंत ऋतु का इन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, चित्रण किया है। बसंत ऋतु को एक ऋतुराज अर्थात एक राजा के समान बताया है कि जब कोई राजा विजय प्राप्त करके अपने चारों ये चतुरंगी सेना कौन सी हुई, जिसमें पैदल सैनिक भी है, रथ भी है, घुड़सवारी और हाथी, चारों प्रकार की सेनाएं, और विजय प्राप्त करते हुए जब अपने नगर में प्रवेश करता है तो चारों तरफ क्या है, खुशियां छा जाती है। ढोल नगाड़े बजते हैं और चारण भाट जो होते हैं उनके वो यशो गाथाएं क्या है, गाते हैं, उनका गुणगान करते हैं। उसी प्रकार यहाँ ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु को एक राजा की भांति बताया है। और बसंत ऋतु आते ही चारों तरफ क्या हरियाली छा जाती है, पुष्प खिलने लगते हैं, कोयल और तोते भी क्या अपने मधुर वाणी में बसंत का गुणगान करने लगते हैं। ऐसा उन्होंने एक सुंदर चित्रण किया है और चारों तरफ क्या है, पुष्प की खुशबू आती रहती है। और दूसरे पद में इन्होंने ग्रीष्म ऋतु और क्या है, बसंत ऋतु का दोनों का मिश्रण करके पद लिखा है। और तीसरे पद में इन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन है, आगमन का।
कि वर्षा ऋतु के आगमन से पहले चारों तरफ कैसी चहचहाट रहती है, चारों तरफ कैसा वातावरण रहता है, उसका वर्णन किया है। अंतिम और चौथे पद में उन्होंने शिशिर ऋतु का वर्णन किया, जो अपन नेक्स्ट पद के साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। आज अपन सर्वप्रथम पहले पद का अर्थ करेंगे, वही है सबसे पहले अपन शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के बाद में पद का अर्थ करेंगे। तो देखिए, बरन बरन मतलब अलग अलग, ध्यान करना। ठीक है, तरु या वृक्ष के लिए आया है। ठीक है, फूले मतलब फल फूल खिल जाना। उपवन उद्यान की बात है, वन या जंगल की बात हो रही है। ठीक है ना। पहली पंक्ति आई क्या ध्यान में? सेनापति कहते हैं कि जब बसंत ऋतु का आगमन होता है या बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ क्या होता है? बरन बरन तरु फूले उपवन बन, कि सभी उद्यानों और वनों में, जंगलों में अलग अलग प्रकार के वृक्षों पर फूल क्या है? खिलने लग जाते हैं या भाई चारों तरफ बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, चारों तरफ हरियाली छा गई है, तो सभी वृक्षों पर क्या है? फूल खिल गए हैं। बात आई ना ध्यान में? अब वो फूल खिले हुए कैसे लग रहे हैं? देखिए, सोई चतुरंग संग दल लहियतु। ठीक है, संग मतलब क्या हो गया? साथ में है। ठीक है ना। दल एक समूह की बात हो रही है, लहियतु मतलब लिए हुए। लिए हुए, दल यहाँ समूह की बात हो रही है। ठीक है, संग साथ हो गया। चतुरंग मैंने आपको बताया ना कि चारों सेनाएं, जब राजा जब क्या है? विजय प्राप्त करके आता है तो अपनी चारों सेनाओं के साथ नगर में आगमन करता है, तो चारों तरफ क्या है? खुशियां छा जाती है। उसी प्रकार जब बसंत ऋतु आ गई है तो चारों तरफ क्या है? चार सेनाओं की भांति, जब ऋतुराज ने प्रवेश कर लिया है, चार सेनाओं की भांति हमारे उद्यान और जंगल वन क्या है? फूलों से फलों से खिलने लग गए हैं। चारों तरफ हरियाली छा गई है और सुनहरे पुष्प क्या है? खिल गए हैं। बात आई ध्यान में? बंदी यहाँ चारण भाट जो क्या है? अपने परिवार की, अपने समाज की या अपने जो कुल की परंपरा होती है उनके बारे में अपन को बताते हैं, उनकी यशोगाथाएं गाते हैं, उनकी बात हो रही है। जिमी मतलब जैसे। ठीक है, बोलत मतलब बोलना। बीरद यहाँ यशोगान है। बीर कोकिल। ठीक है, कोकिल यहाँ कौन है? कोयल। अब मैं आपको ये से समझा रही हूँ कि जैसे राजा नगर में प्रवेश करते हैं तो उनकी वीरता का, उनकी यशोगाथाओं का गान कौन करते हैं? चारण भाट। तो जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन हुआ है तो यहाँ कौन करेंगे? तोते और जो कोयल है वो बसंत ऋतु की यशोगान, उनकी सुंदरता का क्या है? मधुर वाणी में गाकर बखान कर रहे हैं। बात आई ना ध्यान में? फिर देखिए, गूंजत, गूंजना। मधुप क्या है? भौरा। भौरा की बात हो रही है। गान गुण गह्यतु मतलब ग्रहण करना। गह्यतु मतलब हो गया ग्रहण करना। गुण या गुण की बात हो रही है कि जैसे ही राजा ने प्रवेश किया उसकी यशोगाथाएं गाई गई, उसके गुणों का बखान भी सब क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार जब बसंत ऋतु का आगमन हो गया है तो बसंत ऋतु के गुणगान, उनका ग्रहण करते हुए ये भंवरा भी मधुर क्या है? गूंज रहा है, गुंजायमान हो रहा है। बात आई ना ध्यान में कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, चारों तरफ वृक्षों पे क्या है? फूल खिलने लग गए हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रकृति क्या है? चार सेनाओं के, ये ऋतुराज के साथ, अपने सेना के चारों अंगों के साथ उसने प्रवेश कर लिया है। तो इस सुंदरता को देखते हुए, इस सुंदरता को, इस बसंत के आगमन को देखते हुए बंदी जिमी बोलत बिरद बार कोकिल, कि ये तोते और कोयल भी अपनी मधुर वाणी में ऋतुराज का अर्थात बसंत ऋतु का गुणगान कर रहा है, उसकी स्तुति कर रहा है। गूंजत मधुप गान गुण गह्यतु, और भंवरा भी क्या है? बसंत ऋतु के गुणों का क्या है? गुणों को ग्रहण करते हुए उनका बखान कर रहा है, गूंज रहा है। बात आई ध्यान में? फिर देखिए, आवे मतलब आना। आसपास, अपने आसपास की जगह की बात हो रही है। पुहुपन या पुष्प की बात हो रही है। ठीक है, कि सुबास, सुबास होता है सुगंध। सोई मतलब वही, कि चारों तरफ फूल खिल गए हैं,
चारों तरफ हरियाली छा गई है, सुनहरा सुंदर वातावरण हो गया है, घने बादल छाए हुए हैं। तो देखिए हमारे आसपास भी सुंदर पुष्पों की खुशबू हमें क्या है, आने लग गई है। बात आई ध्यान में कि हमारे आसपास भी चारों तरफ से सुंदर सुंदर पुष्पों की हमें खुशबू भी आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही तू है, कि अब तो ऐसे लग रहा है कि सोने पे सुहागा जो कहावत है वो चरितार्थ हो गई है, कि चारों तरफ हरियाली छा गई है, सुनहरा वातावरण हो गया है, पुष्प खिले हुए हैं। इन सब के साथ साथ क्या है, अच्छी खुशबू भी हमें आने लग गई है। तो यहाँ यही कहा है सेनापति ने कि जो कहावत है सोने पे सुहागा, कि वो कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। मांझ मतलब बीच में ही, ठीक है ना, कि बीच में ही हमें क्या है, चारों तरफ हरियाली छा गई है, सुनहरा वातावरण हो गया है, और एक राजा की भांति ऋतुराज ने बसंत ऋतु ने प्रवेश कर लिया है। तो उसके साथ साथ ये तो अपने लिए क्या है, सोने की बात हो रही है, सुहागा क्या हो गया कि इन पुष्पों की खुशबू भी हमें क्या है, हमारा मन मोह ले रही है। शोभा को समाज, समाज यहाँ दल या समूह की बात हो रही है, ठीक है ना। फिर देखिए सेनापति सुख साज आज, कि इस बसंत ऋतु में चारों तरफ क्या है, पूरा दल क्या है, सुशोभित हो रहा है, सज्जित सजा हुआ है, सुखमय है, और आज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आवत आ रहा है। आज क्या है, आवत बसंत ऋतु राज कहिए तो है, कि सेनापति जी कहते हैं कि चारों तरफ क्या है, सुख का अनुभव हो रहा है। चारों तरफ प्रकृति ने अपनी सुंदरता से संपूर्ण पृथ्वी को क्या है, सजा रखा है, और शोभा को पूरा समाज दल भी क्या है, सुशोभित हो रहा है, पूरी पृथ्वी सुशोभित हो रही है। और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है आवत बसंत ऋतुराज, कि ऋतुराज के रूप में बसंत ऋतु क्या है, आ रही है और सभी को सुशोभित कर रही है। बात आई ना ध्यान में कि जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति का, पहले ग्रीष्म ऋतु में रहते हैं अपन, चारों तरफ ये भूमि तप रही होती है, और जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और पूरे संसार में पूरी प्रकृति क्या है, बदल जाती है। चारों तरफ हरियाली, जो सूखा रहता है वो हरा होने लगता है, हरियाली छा जाती है। तो यहाँ प्रकृति का और एक क्या है, सुंदर प्रकृति का वर्णन, हरियाली का, बसंत ऋतु का एक राजा से क्या है उन्होंने हमें बताया। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रूपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो ध्यान में रखना कि क्या कहा है, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग लही ऋतु, कि जैसे जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक राजा अपनी चारों सेनाओं के साथ विजय प्राप्त करके अपने नगर में क्या है, प्रवेश कर रहा है, और उसके प्रवेश करते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती है। उसी प्रकार बसंत ऋतु के आते ही चारों तरफ क्या है, हरियाली छा जाती है, सभी वृक्षों पे क्या है, फूल खिलने लगते हैं। फिर देखिए बंदी जिमी बोलत बीरी बिरद बीर कोकिल है, कि जिस प्रकार राजा के आते ही वहाँ के चारण बाट है जो उसकी यशोगाथाएं गाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उसी प्रकार तोते और कोयल भी क्या करते हैं, अपनी मधुर वाणी में बसंत ऋतु की स्तुति करते हैं। गुंजत मधुप गान गुण गयतु, कि एक राजा की वीरता का, उसके गुणों का बखान करना, उसी प्रकार भंवरा भी क्या है, बसंत ऋतु का गुण ग्रहण करते हुए क्या है, मधुर गुंजन कर रहा है। आवे आसपास पुहुपुन की सुबास, की चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पुष्प खिले हुए हैं, और इसके साथ ही हमारे आसपास क्या है, अच्छी खुशबू भी हमें आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही ऋतु, कि इस वातावरण को देखकर, इस ऋतुराज को, इस बसंत ऋतु को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोने पे सुहागा की जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख आसाज आज, कि चारों तरफ क्या है, पूरा समाज क्या है, सुशोभित हो रहा है, सजा हुआ है, पूरी प्रकृति। फिर देखिए सारा नज़ारा क्या है, सुखमय बना हुआ है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऋतुराज स्वयं आकर क्या है, पूरी ये प्रकृति को, पूरी पृथ्वी को क्या है, सुशोभित कर रहा है। बात आई ना ध्यान में। पहले अपन ने आज पहला पद किया है सेनापति का परिचय, जहाँ जितना परिचय मेरे ये अपने पाठ्य पुस्तक में है या उससे ज़्यादा भी मैंने आपको बताया है कि इनका जन्म संवत 1616 में हुआ था। इनका जन्म स्थान अनूप शहर बताया जाता है। ज़्यादा विशेष इनके बारे में जानकारी अपने पास नहीं है। पिता का नाम गंगाधर है और इनके पिता महा का नाम मैंने आपको पहले भी बताया था, परशुराम दीक्षित है, और इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित है, और इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी है।
ये सेनापति ने ऋतु वर्णन में प्रकृति का बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन निरीक्षण करते हुए वर्णन किया है। एक छोटी बात को भी अपन के ध्यान में लाया और उसको बड़ा ही सुंदर रूप से अपनी रचना में प्रस्तुत किया है। इनकी 2 रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और रत्नाकर, और ये रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार अपन कवि का परिचय याद करेंगे और अपना पहला पद है जिसका अपन पाठ्य पुस्तक की सहायता से शब्दार्थ पढ़ते हुए उसका अर्थ करेंगे। जहां अब मैं समझती हूँ कि पहला पद सेनापति की लैंग्वेज इतनी अपने लिए हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है, तो इजी वे में आपको समझ आ जाएगा। अगले वीडियो में अपन दूसरा पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।